ये ब्लू कलर कौन यूज करता बे? वो तेरे को पता है क्या? ये जो बैल रहते ना, उनको एक ही कलर दिखता। बैल बैल। वो समझ भी गई, जो खत्म भी हो गया। तेरे को समझा ही नहीं अभी तक। देखा, सो सिंपल। वो उसको कोई हेल्पलेस है वो। क्या कुछ भी बनाते? बोला ना उसने। हाँ ठीक है। सर ये पढ़ा हुआ है अपन ने ऑलरेडी, बस एक बस ताकि तुम्हारे दिमाग पे ये प्रिंट हो जाए, इसके लिए बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। इसके लिए मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया कि फाइनेंशियल मार्केट ही है, जिसके थ्रू ही कंपनी इशू करती वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू होम, टू जनरल पब्लिक, दैट इज टू इन्वेस्टर्स। फिर ये इन्वेस्टर्स ही है वो लोग जो उसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदते, मतलब कंपनी को देते पैसे। अब यहाँ पर देखो, कंपनी के अलावा मैंने एक और पर्सन को लिखा है, दैट इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बोरोअर्स की जगह पर गवर्नमेंट भी आती और कंपनीज भी आती। हम इन जनरल सेंस और इन द सेंस ऑफ बुक्स दोनों समझ रहे हैं। इन जनरल सेंस यहाँ पर कंपनी भी आएंगी, गवर्नमेंट भी आएंगी, और भी बहुत सारे लोग आते हैं बोरोअर्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमारी बुक के हिसाब से जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बात की जाएगी कि बोरोअर कौन है, यहाँ पर यूजर्स कौन है। तो हाँ, विच मेक्स द प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल, सॉरी प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड्स सप्लाइड बाय इन्वेस्टर्स। इसके लिए इन्वेस्टर बोलते हैं सप्लायर्स ऑफ फंड्स, and these are the users of the funds. Corporates are the users, investors are the suppliers. Corporates are the users, investors are the, clear है पक्का? ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्स, रियल इकोनॉमिक रिसोर्स बोले तो यहाँ पर है पैसे। क्या है? मनी इज द रियल इकोनॉमिक रिसोर्स। पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट पर आते हैं अगर, तो प्रोडक्टिव यूसेज। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास में क्या है? सेविंग्स है। क्या है? और सेविंग्स हमेशा अनप्रोडक्टिव होती है, सेविंग्स के ऊपर कोई रिटर्न्स नहीं मिलते, सेविंग्स सिर्फ पड़ा है। ऑल्सो कॉल्ड एज आइडल फंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज आइडल फंड्स बोले तो क्या होते हैं? जो पड़े रहते, उसका कोई यूज नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव। जैसे ही ये सेविंग्स इनको मिल जाती, मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देते, मतलब कॉर्पोरेट्स को दे देते, कॉर्पोरेट्स इन फंड्स का बहुत अच्छा यूज करते, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी, ऑल्सो कॉल्ड एज। So funds are mobilized from unproductive to productive sector. समझा क्या? unproductive to unproductive to, समझा क्या? तो पहला पॉइंट था ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज मनी, और दूसरा है प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ मनी बाय द कॉर्पोरेट्स। समझा क्या? अब तीसरा था एनहांसिंग इनकम, एनहांसिंग इनकम। अब इसमें एनहांस कैसे होती? तो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, किसने? इन्वेस्टर्स ने। they've converted the savings into investment। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें दो पॉसिबल रिटर्न्स है, वो एक है डिविडेंड और दूसरा है इंटरेस्ट। सर इसके अलावा कुछ नहीं है? हाँ नहीं है इसके अलावा।
पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई रिटर्न्स नहीं। डिविडेंड जैसे आप वर्ड यूज करते थे, इट मीन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी प्रकार से हो है तो वो डिविडेंड ही, और इंटरेस्ट इज नथिंग बट ब्याज, कॉमन, वेरी कॉमन। यही दो इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न्स पॉसिबल रिटर्न्स है, समझा। और एक आखिरी रिटर्न जो पॉसिबल है वो है प्रीमियम। बताया था मैंने, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 रुपए पे बेचा था और वापस खरीद लिया 120 में, 20 का फायदा किसका हुआ? इन्वेस्टर का। तो ये भी एक पॉसिबल रिटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स। तो इन्वेस्टर्स कमाएंगे डिविडेंड या तो इंटरेस्ट, उनकी इनकम बढ़ी, हाउ बढ़ी। और पॉइंट नंबर 2, जहां पर हम कंपनीज की बात करें, कंपनी इसी पैसों का यूज करती एज कैपिटल, और जैसे ही कंपनी के पास में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाता, कंपनी या तो एसेट खरीदती या तो करंट एसेट खरीदेंगी, या तो फिक्स या तो डिपेंड्स की कितने समय के लिए पैसा लिया गया है। अगर ज्यादा समय के लिए लिया है लॉन्ग टर्म के लिए तो फिक्स्ड एसेट में डालेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है तो करंट एसेट में डालेंगे। लेकिन पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा? कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा, तो कंपनी इन पैसों से क्या बनाएंगी? प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स। मतलब अगेन कंपनी का भी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो गया, तो दोनों की इनकम हो गई एनहांस। दोनों कौन? इन्वेस्टर भी और कंपनी भी, इन्वेस्टर भी और मतलब सप्लायर भी और यूजर्स भी, दोनों की भी इनकम बढ़ गई। और जैसी दोनों की इनकम बढ़ जाती तो इसकी भी इनकम बढ़ने में उसका योगदान हो जाता। मतलब अल्टीमेटली अगर पर कैपिटा इंप्रूव होता है देश का, तो इट मींस कि देश की जीडीपी भी इंप्रूव होंगी। इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? प्रॉब्लम यहाँ पर कोई? अगेन ये हो गए 3 पॉइंट्स। पहला ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, दूसरा था प्रोडक्टिव यूसेज, और तीसरा एनहांसिंग इनकम, चौथा आता कैपिटल फॉर्मेशन। बड़ा इजी है, जो चीज इनके लिए सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है, वही सेम इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए कैपिटल है, लिखा है। समझा क्या? अनेकों इन्वेस्टर्स जब बहुत सारा पैसा इनके अंदर लगाते हैं तो उधर बहुत सारा ढेर सारा कैपिटल होता, फॉर्म प्लस कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल दो नेचर के हो सकते हैं, ओन्ड या बोरोड। पढ़ा है अपन ने, नया नहीं है कुछ अपने लिए। सो ये हो गया 4th पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रोडक्टिव यूसेज, एनहांसिंग इनकम, चौथा कैपिटल फॉर्मेशन। 5th नंबर पे आता प्राइस डिटर्मिनेशन। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिमांड सप्लाई प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा और अगर सप्लाई कम तो प्राइस हमेशा ज्यादा, और अगर डिमांड कम और सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस कम होती है। नॉर्मल है, कुछ नया नहीं है। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? डिमांड और सप्लाई। ये दो फैक्टर्स है टू डिटरमाइन द प्राइस। तो प्राइस तय करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स की, मतलब क्या क्या, जैसे कमर्शियल पेपर, शेयर्स, डिबेंचर्स, सभी चीजों के। तो जब सभी चीजों को अपन कंसिडर करें तो इन चीजों का वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, मतलब इन चीजों के प्राइस तय कैसे तय किए जाएंगे? तो ये प्राइस तय होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड, यहाँ पर थोड़ा सा अपन रोक करके और इस पॉइंट पर ब्रेक लेके एक चीज नहीं पढ़ लेते, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी किस चीज का? तो दिस वॉल्यूम का मतलब होता यहाँ पर सेल और परचेज का क्वांटिटी कैसा है। अगर सेल और परचेज बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है, फ्लेक्सिबल है, फ्रीक्वेंट है, तुरंत इमीडिएट एग्जीक्यूशन है, मतलब मैंने बेचने निकाला तुरंत बिक गया, जैसे इन्फोसिस का शेयर बेचने निकाला तुरंत बिक जाएगा, जोमेटो का शेयर बेचने निकाला तुरंत बिक जाएगा। तुरंत क्यों बिक रहा है? क्योंकि सामने बायर अवेलेबल। समझा क्या? तो अगर बहुत इमीडिएटली सेलर को बायर मिल जाता है, इमीडिएटली बोले तो विद इन सेकेंड्स अगर बायर मिल जा रहा है, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम यहाँ पर है वो बहुत लार्ज है, और वॉल्यूम लार्ज होने के कारण इस मार्केट को हम बुलाते हैं हाईली लिक्विड। क्या बोलते हैं? हाईली लिक्विड मार्केट बुलाएंगे। ये समझा? पक्का। जहां पर इजीली बायर अवेलेबल नहीं है और लेकिन सेलर को बेचना है तो टाइम लगेगा बेचने को। तो कल एग्जांपल दिए थे मैंने दो, गोल्ड और डायमंड का। तो गोल्ड हाईली लिक्विड है, हाँ है, इजीली बिक जाता, बायर हमेशा अवेलेबल रहता, लेकिन डायमंड्स नहीं बिकते। रीजन? बायर हमेशा अवेलेबल। समझा? तो उसको क्या बोलेंगे? डायमंड को लो लिक्विड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इस अगेन इस बेसिस पे तीन चीजें समझ आती हैं। पहली स्टेज लो लिक्विड, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज लिक्विड इटसेल्फ। लिक्विड मतलब हाई मतलब करंट एसेट, और लो लिक्विड फिक्स्ड एसेट। कुछ गलत लिखा क्या? करंट एसेट फिक्स्ड एसेट गलत लिखा क्या? Those which are easily convertible into cash are highly liquid. तो करंट एसेट्स yes they are easily convertible into cash because वो ज्यादा समय के लिए कोई खरीद रहा क्या? नहीं, करंट एसेट है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है, राइट?
और मेनली बिजनेस पर्पज में अगर जाओगे तो बिजनेस में अगर मैं इस चीज का डील कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि इसका स्टॉक मैं जब आज परचेज कर रहा तो अगर आज भी बिका तो बहुत ही बढ़िया बात, जितने जल्दी बिके उतना ज्यादा अच्छा है, तो वो हो जाता करंट एसेट में। इसके लिए करंट एसेट को आप बोल सकते हैं हाईली। और वहीं ऑन दी अदर हैंड फिक्स्ड एसेट लंबे समय के लिए खरीदी जाती है, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हो जाता वो लो लिक्विड, क्योंकि आप ये बेचने वाले नहीं, अपने लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदा है, समझा। इसके लिए फिक्स्ड एसेट्स आर लो लिक्विड, करंट एसेट्स आर हाईली लिक्विड एंड लिक्विड इटसेल्फ मींस कैश। सर यहाँ पर दोनों भी आते हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। फालतू बातें मत करना, बैंक में भी पैसा है या फिर हाथ में पैसा है, वन एंड द सेम। हाँ ठीक है, क्लियर, पक्का। फिर वापस पॉइंट पर आते हैं, सेल मैकेनिज्म, यही है ना पॉइंट, समझा दिया मैंने, पता था कैसे। इसमें 2 वर्ड्स है, एक है मार्केटेबल और दूसरा लिक्विडेशन, दोनों पढ़ा दिया, अभी तो पढ़ा है। तब मार्केटेबल कब पढ़ा है? सेल परचेज, जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इजीली बिक जाता तो मार्केटेबल है। इजीली बिक रहा ना, मार्केट में उसका डिमांड है तभी तो बिक रहा, मार्केट में बायर अवेलेबल है तभी तो बिक रहा। बेचने वाला है ठीक है, अरे भाई खरीदार ही नहीं अगर कोई उसको तो बिकेगा क्या? नहीं, तो बेचने वाला है तो खरीदार का भी इंपॉर्टेंस है, बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी होना, बोलने वाला है तो सुनने वाला भी होना, लेकिन फिर मैं तो बड़बड़ किए जा रहे अकेले। उनको क्या बोलते मालूम है तुमको? मार्केटेबल, मार्केटेबल मींस इजीली सेलेबल, और अगर लिक्विडेशन की बात करता हूँ इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्लियर, यही पढ़ा है मैंने, ये ऊपर पूरा यही था। ठीक है, सेल मैकेनिज्म खत्म। तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 5 कि 6? पहला था ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा था, तीसरा, चौथा, फिफ्थ पक्का, और 6th आखिरी सेल मैकेनिज्म। समझ आया? अब आता हूँ मोबिलाइजेशन। अब मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या? पैसों को चक्के लगा दो, पैसों को मूव करो फ्रॉम अनप्रोडक्टिव टू, खत्म हो गया। लेकिन इसमें पॉइंट क्या था? चैनल बना हुआ। चैनल क्या बना हुआ है? तो फंड्स का मूवमेंट के लिए चैनल बना हुआ है, और ये चैनल एक ही जगह जा रहा है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा है। कहाँ पर? या बोलो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा। कहाँ जा रहा? कहाँ से कहाँ जा रहा? कहाँ से कहाँ जा रहा पूछा है, समझा क्या? पब्लिक से फंड्स बहकर जा रहे कहाँ? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, समझा क्या? मोबिलाइजेशन ऑफ, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी। अब बढ़ाओ क्या वापस से? हाँ, दूसरा इजी एक्सेस। अब देखो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा आसान हो गया है। आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब क्यों? 2 मार्केट्स हैं, एक शेयर बाजार है और एक क्रिप्टो है। क्रिप्टो मार्केट की एक खास बात, आप फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं। आप 10 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। सर 10 रुपए का बिटकॉइन आता थोड़ी 28 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। अरे तो 1 में का भी कुछ पार्ट आप उसको खरीद सकते हो, मतलब फ्रैक्शन खरीद सकते हैं, तो 10 रुपए इन्वेस्टेबल है। हाँ, वहाँ शेयर्स ऑन द अदर हैंड, तो शेयर्स ना बहुत अलग अलग कंपनीज के, तो कुछ शेयर इवन 1 रुपए से नीचे के भी है। हाँ हाँ, 0.50 का भी शेयर, 1 रुपए का भी शेयर है, 2 रुपए वाला भी है, 10 रुपए वाला भी है, 20 रुपए वाला भी है, 85,000 वाला भी है, 4.5 लाख रुपए वाला भी है। क्या? हाँ, इंडियन मार्केट में नहीं है 4.5 वाला, फॉरेन मार्केट में सैमसंग का शेयर था। ठीक है, एमआरएफ का शेयर महंगा है सबसे, शायद इंडियन मार्केट में इससे महंगा कोई शेयर नहीं है, एमआरएफ सबसे महंगा है, 85 या 90,000 का शेयर है। ठीक है, डन। शेयर मार्केट का यही ड्रॉबैक, क्या? फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है, तो 85,000 कोई एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करे, क्यों? वॉल्यूम कम है उसमें। एमआरएफ है ना, एक पूरा खरीदना पड़ता, कंपलसरी है, ये शेयर मार्केट में कंपल्शन है, यू हैव टू परचेज अ सिंगल यूनिट पूरा। अब एक सिंगल यूनिट कितने का है? कम से कम, बराबर है। तो मेरे जैसा इन्वेस्टर क्या सोचता, अरे
85,000 रुपए एक ही पर्टिकुलर शेयर में घुसाने से बेटर 85,000 में 10 अलग अलग कंपनी खरीद सकता मैं। 1 रुपए वाली कितनी कंपनीज आ जाती, बहुत सारी आ जाती है, और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी बहुत ज्यादा है। इसमें से अगर एक भी दौड़ गया तो पैसा ही पैसा, समझा। तो इसके लिए इन्वेस्टर डू नॉट इन्वेस्ट इन हाई वैल्यूएशन शेयर्स। हाई वैल्यूएशन ये कुछ ज्यादा ही हाई वैल्यूएशन 85,000, तो वहां इन्वेस्ट करने से बेटर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, समझ आया। तो वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वहां पर क्वांटिटी ऑफ सेल परचेज कम है, मतलब वहां वॉल्यूम, समझा क्या। तो है ना, शेयर्स कभी भी डिसाइड इस बेसिस पे नहीं करने चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है तो अच्छा ही होगा। देयर आर 2 रूल्स, फर्स्ट 2 रूल्स, कल एक बताया था, आज दूसरा बता रहा हूं। पहला रूल क्या था, याद है किसी को? नहीं ना, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है, ये पहला रूल इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल, डू योर ओन रिसर्च, डोंट डिपेंड ऑन टिप्स, डोंट डिपेंड ऑन समवन एल्स, डू योर ओन रिसर्च। और सीखने में दूसरा कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले सोचना चाहिए एग्जिट क्या है, मतलब एग्जिट अपॉर्चुनिटी डे 1 को ही सोच लेनी चाहिए। तो जब भी मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो वहां से एग्जिट अपॉर्चुनिटी सोचना चाहिए मैंने पहले, फिर मैंने उसमें पैसा लगाना चाहिए, समझ आया क्या। तो किसी शेयर में अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां एग्जिट बहुत इजी है, लेकिन किसी शेयर में वॉल्यूम बहुत ही कम है तो वहां एग्जिट इजी क्यों, समझा क्या। सॉरी, वक्त के साथ साथ और ज्यादा रूल्स पढ़ेंगे अपन, इतना ही नहीं है सिर्फ, लेकिन ये 2 बहुत प्राइमरी रूल्स हैं कि ये डे 1 इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो उसी दिन आपने सोचना चाहिए। जैसे आपके सामने कोई ऑफर आया इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पर आप सबसे पहले क्या देखोगे, पहले रिसर्च करना, आपका मन क्या बोलता भाई इस चीज को लेकर के, बैकग्राउंड देख कि कौन पैसे मांग रहा, कितने पैसे मांग रहा, इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या रिटर्न्स पॉसिबल है। इन शॉर्ट आप उसकी पुरानी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डेट कितने हैं। दूसरा रूल, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, इन करने से पहले सोच लो कि ये चीज को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, क्योंकि अगर नहीं बिक रही तो तुम्हारी लिक्विडिटी पे थप्पा लग जाएगा, लिक्विड नहीं होने वाला फिर वो, क्यों, इजीली सेलेबल, तो बायर्स नहीं रहेंगे, बायर नहीं रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो वो चीज मार्केट में लिक्विडेबल नहीं है। तो अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज नहीं सोची, सॉरी वर्ड गलत दिखा मैंने, एग्जिट, हाँ, तो अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं सोचते हो और इन्वेस्ट कर देते, ये ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट किया ही, आपने प्योरली अपने पैसों पे सट्टा खेल लिया है, इसको बोलते सट्टा। लेकिन वही अगर थोड़ा सा रिसर्च इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर थोड़ा सा एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करके रिसर्च करके फिर आपने पैसे लगाए हैं, तो पैसे सट्टा नहीं है, वो पैसे फुल प्रूफ है, मतलब बढ़ेंगे जरूर, ये कॉन्फिडेंस रहता है इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर कभी एग्जिट नहीं लेता, फिर उसमें से लॉस बुक नहीं करता वो कभी, ही कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग, समझा पक्का। एग्जाम्पल देता मैं, एक शेयर है LTI माइंट्री करके, ये शेयर था 6,000 रुपए का आज से साल भर पहले, कितने का ओरिजिनल इस शेयर का वैल्यूएशन होना चाहिए मेरे रिसर्च के हिसाब से 7,200। मैंने बाय करना चालू किया था इस लेवल से, अभी फिलहाल वो शेयर का प्राइस जाकर आया 4,100 तक, बड़ा लॉस है, समझा क्या। लेकिन क्योंकि मेरी रिसर्च इस कंपनी के बारे में बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग, तो मैंने 4,100 में भी और पैसे लगाए, ज्यादा पैसे लगाए, जितने मैंने 6,000 में नहीं लगाए थे उससे कई ज्यादा मैंने 4,100 में लगाए, जिससे मेरा जो एवरेज है वो बहुत नीचे आ गया, समझा कि नहीं समझा। एवरेज ऐसे ही निकालते ना, एवरेज आएगा अराउंड 5,000, अराउंड 5,000 आए,
6 + 4 10,000 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 5,000 का एवरेज। तो मेरा एवरेज प्राइस कितना आ गया? अब मान लो कि मैंने 10 शेयर खरीदे थे 6,000 के भाव पे, लेकिन मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए 4,000 के भाव में। मेरा एवरेज क्या है? इवन लेस देन 4,500। समझा क्या? लेस देन 4,500, इट विल बी अराउंड 4,400 या 4,300 के आसपास रहेगा शायद, कैलकुलेट नहीं किया मैंने। आज शेयर का भाव ये चल रहा, कितना? 4,550 अभी करंट मार्केट प्राइस है आज का। इसका मतलब क्या हो गया? मैं प्रॉफिट में आ गया। कैसे? मेरा एवरेज प्राइस कितना है? 4,300 4,400 है, जिससे 100 रुपये 150 रुपये ऊपर हो गए। तो समझ आया क्या? मैं प्रॉफिट में आ गया। अब जितना आगे ये बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। ये थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि व्हेन यू नो यू हैव बॉट अ वेरी गुड स्टॉक, तुमको कॉन्फिडेंस है उस पर, तब एक ही अमाउंट पे मत लगा दो। 1 लाख रुपए डालूंगा 6,000 पे, नहीं, 1,50,000 डालूंगा 6,000 पे, और अगर यदि ये नीचे आता है तो बाकी के 50,000 धीरे धीरे करके और नीचे में इन्वेस्ट करूंगा, ताकि मेरा जो एवरेज प्राइस नीचे हो जाए। तो लॉस ही लॉस था बहुत सारा, समझा? तो ये अब ये सब क्यों बताया? ये सब इसके लिए बताया क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है इजी एक्सेस। का सेकंड पॉइंट यही है। इजी एक्सेस का मतलब होता कि आज की तारीख में इन्वेस्ट कोई भी कर सकता। इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के। उल्टा इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीडी हो गई। यहाँ 1 मिनट पहले ये डिसीजन लिया गया, 1 मिनट बाद आपको गूगल से पता चल जाता कि क्या डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो मतलब इतनी रिसर्च जो मैंने ऊपर की हुई है, मान लो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो सारी इजीली अवेलेबल थी। तो मैंने सारे रूल्स अप्लाई किए उसके ऊपर, जो मैंने तय किए हैं कि ये रूल्स मैं इन्वेस्टमेंट से पहले अप्लाई करूंगा, ये सारे रूल्स मैंने अप्लाई किए, करेक्ट। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी है। लेकिन ये ईजी किया किसने है? फाइनेंशियल मार्केट। समझा? फाइनेंशियल मार्केट इज अ रेडी प्लेटफॉर्म वेयर अ बोरोअर कैन रेज मनी and an investor can lend money and invest money very easily। समझ आया? प्लस विथ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक चीज नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पास में वैरायटी है इन्वेस्ट करने के लिए। आप जहां पैसा लगाना चाहते हो वहां पैसा लगाओ। तो थर्ड रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड मतलब पैसा एक जगह ना लगाए, पैसा 10 जगह लगाए। पॉसिबिलिटी ऑफ 10 जगह में से डूबने की 1 या 2, फिर भी 20% बोल रहा हूं, लेकिन बाकी के 80% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देंगे या नहीं? हाँ। और वो रिटर्न्स जो आएंगे वो ये 20% को भी कवर अप। समझा? दिस शुड बी योर थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में मत करो, अनेकों स्टॉक में करो, या अगर सिर्फ शेयर्स मार्केट में मत करो, डिबेंचर भी खरीद लो, कमर्शियल पेपर खरीदो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा मत लगाओ। इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग भी होगा और लॉस का चांस, मतलब रिस्क आपने बहुत रिड्यूस कर लिया। समझ आया? सर अब ये हमको क्यों सिखा रहे हैं? अपने को बुक में नहीं,
बट क्या होता ना कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाता मैं और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती तो इंटरेस्ट आता कुछ लोगों को, फिर वो आके पूछते सर कौन सा स्टॉक खरीदना, वहाँ टिप हो जाएगी और टिप मैं देना नहीं चाहता किसी को। तो फिर भाई कुछ बेसिस बता देंगे, तो एटलीस्ट जो भी इन्वेस्ट करोगे वो अगर इस रूल्स को फॉलो करके करोगे तो तुम्हारे पैसे कम से कम डूबेंगे नहीं। भले ही शायद तुम कुछ रिटर्न्स कम कमा पाओ, बट एटलीस्ट पैसा डूबेगा नहीं। और अगर पैसा नहीं डूबेगा फर्स्ट सेकेंड टाइम में, जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट डे या सेकेंड डे रहेगा, उस दिन अगर तुमने पैसा नहीं डुबाया, थोड़े भी रिटर्न्स कमा लिए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब तुम कहीं पर भी पैसा लगाने से डरेंगे क्या? नहीं। हो जाएगा, तो ये डर निकाल। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती, सीक्वेंस से ये स्टेप्स फॉलो करके फिर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुमने रिस्क बहुत कम कर लिया। लेकिन रिस्क गया है ऐसा नहीं, रिस्क पर बहुत कम कर लिया, समझा? बहुत बोले तो काफी कम कर लिया। मतलब चांस ऑफ रिस्क इज वेरी 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 लो, डूबने का चांस भी बहुत ही कम। ठीक है, पक्का? आगे बढ़ते हैं, अब अपन टॉपिक पे आते हैं। तो अपने इन शॉर्ट पूरे फंक्शंस फिर से रिवाइज किए। दैट इज पहला था ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी, एनहांसिंग इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, price determination, sale mechanism, mobility of savings, mobilization of funds, liquidity, easy access, industrial, समझा क्या? ये रहेगा ना सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था। कब हुआ? जिस दिन आपने पैसा इन कॉर्पोरेट्स को दे दिया, ये कॉर्पोरेट्स अपने डेवलपमेंट में ही ये पैसा इन्वेस्ट करती, या तो इससे खरीदेंगी फिक्स्ड असेट्स या तो खरीदेंगी, समझा? पक्का क्लियर है? डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था और उसके फीचर्स पढ़े थे, तो पॉइंट्स थे कुछ जो अपने अंडरलाइन किए। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट। पॉइंट नंबर 2, 1 डे टू 1 ईयर, जिसमें लेंडिंग और बोरोइंग होगा शॉर्ट टर्म के लिए। थर्ड, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो मैं लिख देता इजीली कन्वर्टेबल। ठीक। फोर्थ, तो रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता कंपनीज की, बराबर। और आखिरी, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ। डन? क्लियर? पक्का? ये था पूरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। समझा है ना सारा कुछ? पक्की बात? दिक्कत है? कुछ पूछना है किसी को? कुछ ऐसे क्या देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं मेरे को? बोलो, अगर कुछ होगा तो पूछ लो। नहीं है, आगे बढ़ो। पक्का? ठीक है, फिर फीचर्स फिर से पढ़ लो। पहला फीचर, आगे अरे क्या बात, इसके एक और बार अगर तूने बाद में शॉर्ट टर्म बोला तो हम सब मिलके तेरे को मारेंगे। हमको मालूम है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। आगे समझा क्या? तुमने अगर नोटिस किया होगा ना, तो ये आईपैड जब बंद हो जाता, जैसे जैसे जब बंद होता ना, तो कभी कभार यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखती दिखती ना, नोटिफिकेशन दिखते, बैंक वगैरह के दिखते ना। नोटिस किया कभी? ये देखो, है आया, देख लेते हैं। अंदर नहीं जाते क्योंकि वो सर का है, बट आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें एंजल 1 नाम आया हो, और ये वाला दिखा, ये वाला बोल रहा हूँ, ये दिखा? तो ये ट्रेड समरी है। क्या है? तो मान लो कि सर ने कुछ भी ट्रेड किया होगा, अगर कोई भी कल किया होगा शायद, तो सर ने वो या तो अपने एप्लीकेशन द्वारा किया होगा, मतलब ऑनलाइन, बट इफ इन केस अगर सर के पास में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो सर ने कॉल करके ट्रेडिंग किया होगा।
जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको बताऊंगा कि कॉल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, राइट। पक्का। तो कॉल करके क्या, अब ये कॉल कर दिया आपने, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कैसे करेंगे? करेक्ट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप कॉल करोगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करने के बाद में वो क्लाइंट आईडी कंफर्मेशन देते हैं, और उसके बाद में फाइनली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट तो हो जाता, लेकिन आपको सेम डे शाम तक के एक ईमेल आ जाता, जैसा कि आपने देखा अभी ईमेल था, वो जीमेल अकाउंट है, यहाँ पर आपको ईमेल देखने मिल जाता। डाल दिया वो भी, बट जैसा कि अपन ने देखा था अभी, तो ईमेल आता। ईमेल में क्या लिख कर आता, जो भी आपने ट्रेडिंग किया है डे में उसके बारे में आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आती। क्या आती? कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये नोट ऊपर से आती है आपको बन के, स्टॉक मार्केट से या तो फिर डिपॉजिटरी से बन के आती, और इसमें कंफर्मेशन रहता कि आपने कितने शेयर्स आज बेचे या फिर आपने कितने शेयर्स बाई, इसका कंफर्मेशन आता। समझ आया क्या? नहीं समझा? पक्का समझा? देख लो फिर, पढ़ ले आगे, तब तक मैं कुछ जो मेरे को बताना है बता दूँ। प्राइमरी डीलर्स एंड कारपोरेट्स। इधर देखो, ये दिख रहा एप्लीकेशन है HDFC का, HDFC सिक्योरिटीज एप्लीकेशन है, काय का है? ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये शेयर बाजार वाला है, पर मतलब कैपिटल मार्केट का है। इसमें यू हैव टू इनपुट योर यूजर नेम। दिख रहा है वहां पे यूजर नेम दिखा ना? वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट यूजर नेम कुछ नहीं है, मेरा क्लाइंट आईडी है। इसके बाद कैन लॉग इन बाय पुटिंग योर पासवर्ड। ठीक। अब पासवर्ड डालने के बाद में तुरंत लॉगिन नहीं होता है, देखोगे अभी एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी आएगा मुझे मेल द्वारा या तो एसएमएस द्वारा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से मुझे ओटीपी आएगा, देन आई कैन लॉग इन टू इट। आया? आया नहीं अभी तक के कुछ कारण से, आई डोंट नो, बट आएगा। आया। जस्ट अ मिनट। बहुत बहुत खराब। हाँ सर, सर टाइम है ना? टाइम है ना सर? टाइम है ना अभी? कानपुर में हड़ताल। हाँ, सॉरी बट वो चालू नहीं हो रहा, नहीं तो पूरा बताता, मैं ट्रेड करके बताता था एक हाथ, तो उसमें तुमको वो कंफर्मेशन देखने मिल जाता था, बट एज इन किस्मत लेकर नहीं आए तुम अच्छी, तो तुम नहीं देख पाए।
कल अच्छी किस्मत लेके आना, भगवान को हाथ जोड़ के आना, सब मंदिर वंदिर जाके आएंगे तो थोड़ा तुम्हारा भला हो जाएगा। उस दिन देखने मिलेगा। बुक बंद करने का किसने बोला? नहीं, ये कभी तय हुआ ही नहीं ना, बुक बंद करना कभी तय किया ही नहीं हमने। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ ले। तो मेरे को बस इतना बताना था आपको कि आप जो भी ट्रेडिंग करोगे, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप कॉल पर करो, आपको उसका एक कंफर्मेशन द्वारा ईमेल प्लस एक कंफर्मेशन द्वारा एसएमएस दोनों पे भी आता। मान लो मैंने अभी जैसे आज सुबह ही खरीदे, मैंने 150 शेयर्स फॉर जोमेटो खरीदे। कितने? 150 एट अ प्राइस ऑफ 63.5 रुपीज। तो वो 150 शेयर जैसे ही मैंने प्रेस किया बाय, तुरंत वो एग्जीक्यूट हो गए, मतलब तुरंत आ गए। और मुझे एक एसएमएस भी आया कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे कटे हैं, प्लस एक और मैसेज आया कि आपने जोमेटो के 150 शेयर्स अभी परचेज किए। शाम तक मुझे एक ईमेल भी आ जाए जिसमें आएगी कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसकी वो आपके साथ में बात करें। समझा? तो वो पॉइंट एक बार फिर से पढ़ ले, खत्म कर उसको। हाँ से बताओ। डन, आगे। ये सारे मीडिएटर्स है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले बैंक का है। किसका? बैंक। बैंक कौन? आरबीआई सिर्फ नाम का बैंक है, बाकी आरबीआई ये ऑपरेशंस करता ही नहीं लेंडिंग एंड बोरोइंग के। आरबीआई ऑपरेशन सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ में करता, पब्लिक के साथ कभी करता नहीं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो यहाँ पर जो वो बैंक की बात कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स है। जैसे अपन ने काफी सारे नाम लिए थे पूरी क्लास भर में, करीबन तुमने 40 एक बैंकों के नाम बताए थे। तो यस, दीज आर ऑल बैंक्स जिसके थ्रू आरबीआई पूरा मनी मार्केट चलाता है। मतलब ऐसे समझ लो, आरबीआई वो पर्टिकुलर पर्सन है जो सारी बैंक को कठपुतली बनाकर नचा रहा है, और इनको कठपुतली बनाने से पूरा मनी मार्केट कंट्रोल हो रहा, पूरा भारत देश का पैसों का रेगुलेशन कंट्रोल किया जा रहा द्वारा आरबीआई। आगे 100% है इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एंड कैपिटल मार्केट एज वेल। देखो, मैंने किससे ये शेयर खरीदे हैं 150 शेयर्स ऑफ जोमेटो, ये मुझे कभी पता चलने वाला किस से खरीदे, मतलब किसने तुरंत बेचे 150 शेयर्स और मुझे मिले, तो उस पार्टी का नाम मुझे कभी पता चलने वाला नहीं है, उस सेलर का नाम मुझे कभी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशन क्या है? आपका पर्सनल रिलेशन सिर्फ आपके उस ब्रोकर से है जिसके थ्रू आप ये सारा ट्रेडिंग कर रहे हो। जा आगे नेक्स्ट। समझा क्या? जो शेयर मैंने आपको बताया था ना 4550, वो भी 4590 का भी हो गया। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। have a very short maturity period। आगे return on investment is also low। करेक्ट। आगे पेपर मार्केट। तो ये सारा पूरा फीचर्स है जो आपका लर्न हो जाना चाहिए। कल मैं ओरल लूंगा इसके ऊपर और फिर हम आगे का बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए, चैप्टर हो जाएगा। इस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।